हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नए साल का आगाज़ हो गया है। नए साल, नया जोश और नए जोश के साथ तैयारी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें जमकर तैयारी करनी है। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। आज के आर्टिकल्स में हम सीखेंगे कुछ आर्टिकल्स को कैसे पढ़ना होता है। वो जो आर्ट है, आर्ट ऑफ रीडिंग, वो भी हम साथ में सीखेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। ओके, पहला आर्टिकल है जिसको समझते हैं। आर्टिकल की हेडलाइन, सबसे पहले आपको आर्टिकल की हेडलाइन पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, और उससे इंपॉर्टेंस पता लगानी चाहिए कि क्या ये आर्टिकल की जो हेडलाइन है या एडिटोरियल की जो हेडलाइन है, इसका मतलब क्या है और ये कौन से जीएस पेपर से कॉरेस्पॉन्ड करती है, या ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर वन मोर इंपॉर्टेंट कि आपको जैसे कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता है तो आप उसकी हेडिंग देखकर आप पता लगा सकते हैं क्या ये आर्टिकल पढ़ने के लिए है फॉर एन एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव, क्या ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप इसमें इस एडिटोरियल में देखेंगे, इंडियाज स्पेस प्रोग्राम अ पीपल स्पेस जर्नी। ओके, अब जैसे आपने ये हेडलाइन पढ़ी, ठीक है, इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। अब आप सोचिए इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, कौन से जीएस पेपर से ये कॉरेस्पॉन्ड करता है? इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू जीएस पेपर 3। ठीक है, ये जीएस पेपर 3 से कॉरेस्पॉन्ड करता है विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब पीपल स्पेस जर्नी, अब लोगों की स्पेस जर्नी से रिलेटेड है। ठीक है, अल्टीमेटली दिस एग्जाम विच इज ओरिएंटेड is the civil servant exam when you are working for the civil people of this country. Okay, अब जैसे कि आपने इस हेडलाइन को पढ़ा और आपने कॉरेस्पॉन्ड किया कि ये जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये एक एडिटोरियल है। सो वी कैन यूज दिस इन मेंस। ओके, मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इस आर्टिकल को पढ़ना कैसे है वो सीखते हैं। ठीक है, सो लेट्स होप एक एक करके हम हेडलाइंस को एनालाइज करेंगे। हेडलाइंस किस तरह से पढ़ी जाती हैं और किस तरह से उनको देखा जाता है कि वो कौन से पेपर में यूज होंगी। ठीक है, अब हमने ये हेडलाइन पढ़ी, इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, और हमने पता लगाया कि ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। नाउ व्हेन यू विल रीड, ओके, सबसे पहले आप यहां देखेंगे कि जैसे उन्होंने लिखा है जून 2025। जून 2025 में कैप्टन शुभांशु शुक्ला डिस्प्लेड द ट्राई कलर अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब यहां पर उन्होंने शुरुआत करी है एडिटोरियल की कि अभी हाल ही में जून 2025 में, इन जून 2025, कैप्टन शुभांशु शुक्ला इन्होंने ट्राई कलर को फ्लर किया था। ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। सो दिस मार्क्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में अभी हाल ही में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सपोज अगर साइंस से रिलेटेड, इंडियन स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास स्टार्ट करने के लिए, आंसर को स्टार्ट करने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, ओके, फॉर अ गुड इंट्रोडक्शन, करंट अफेयर लिंक्ड इंट्रोडक्शन, आप यहां से यूज कर स्टार्ट कर सकते हैं कि हाल ही में इन जून 2025, या आपको मंथ याद ना रहे, इन द ईयर 2025 कैप्टन शुभांशु शुक्ला फ्लर्ड द ट्राई कलर तिरंगा एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, यहां से आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, जो भी आंसर मेंस में आएगा वहां से अगर आप ये इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, इट इज अ गुड लिंकेज बिटवीन द करंट अफेयर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर बताया है कि ये फिर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये डिफाइनिंग चैप्टर है इंडिया के अमृत काल में। ओके, दीज सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि अमृत काल। ओके, यहां से आप देखेंगे इस तरह के वर्ड्स आपको पिक करने हैं न्यूज़पेपर से। ठीक है, यहां पर उन्होंने यूज किया अमृत काल के लिए, दिस इज अ डिफाइनिंग स्टेप, डिफाइनिंग चैप्टर है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स में। तो इस तरह के वर्ड्स जब आप आंसर्स में यूज करेंगे तो आपका आंसर और ज्यादा एनरिच्ड बनेगा। ओके, इंडियाज इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। ओके, ऐसा ही फिर इसमें थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसे उन्होंने बताया, और दूसरा यहां पर एग्जांपल लिखा है कि जैसे अगस्त 2023 में चंद्रयान 3, ओके, चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लॉन्च होता है। तो यहां से इंडिया इज नाउ ऑन द मून करके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए हो जाता है चंद्रयान 3 से। ओके, चंद्रयान 3 और उसका सक्सेस किस तरह से हुआ, वो कंट्री बना। ठीक है, तो यहां पर बनाया कि किस तरह से इंडिया का जो लूनार प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम, मून से रिलेटेड जो प्रोग्राम है,
ओके, लूनर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो हमारे मून से रिलेटेड प्रोग्राम है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, वहां से रिलेटेड किस तरह से ये चीज आ रही है, किस तरह से हमने सक्सेस हासिल करी है इस लूनर प्रोग्राम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल चंद्रयान 1 2008 में, 2008 में चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है, वहां पर हमने ये प्रेजेंस किया, यहां से पता लगाया चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट में चंद्रयान फर्स्ट, ओके, 2008, it confirmed water molecules present at the moon. यहां से हमने पता लगाया कि चंद्रमा पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट इन द सेम लाइन इज चंद्रयान 2 2019 मैप्ड द मून विद हाई प्रिसीजन एंड प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर चंद्रयान 3। अब नेक्स्ट जो आता है, ठीक है, यहां से आपने देखा कि चंद्रयान 1 ने क्या हासिल किया। ओके, अब यहां से इसे चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट था इन द ईयर 2019 में जो चंद्रयान 2 था, इट मैप्ड द मून विद हाई प्रिसीजन। ओके, यहां से हमने चंद्रमा की मैपिंग करी विद हाई प्रिसीजन। ठीक है, एंड और इसने चंद्रयान 3 के लिए अपना एक बहुत पाथ क्लियर कर दिया। नाउ आफ्टर दिस चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 इनिशिएटिव प्रोग्राम्स, we came up with Chandrayaan 3, which was a huge success in India's space program. इंडिया, भारत के जो स्पेस अंतरिक्ष प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें चंद्रयान 3 2023 बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट था। चंद्रयान 3 इन द ईयर 2023। ओके, यहां पर उन्होंने पता लगाया कि हम बन गए पहले सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले नियर द साउथ पोल। ओके, यहां से क्या हुआ, इंडिया बिकेम फर्स्ट नेशन चंद्रमा का जो दक्षिण पोल है, साउथ पोल है, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला नेशन बन जाता है इंडिया। ये था चंद्रयान 3। तो यहां से आपने देखा किस तरह से हमने जो अचीवमेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा शुभांशु शुक्ला रिसेंटली इन 2025 कैसे वो इंडियन स्पेस स्टेशन में जाते हैं और इतिहास रचते हैं। उससे पहले अब यहां से उन्होंने फिर इस चीज को चंद्रयान की स्टोरीज को कनेक्ट किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, हाउ द 3 प्रोजेक्ट्स आर कनेक्टेड एंड हाउ दे आर पाथ ब्रेकिंग इन द अचीवमेंट, इन द सक्सेस अचीवमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, यहां से चंद्रयान 3 तक की स्टोरी होती है। इसके बाद, ठीक, नाउ दिस इज वी आर लर्निंग हाउ टू रीड एन आर्टिकल। हम सीख रहे हैं कि आर्टिकल को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। अब यहां पर आ जाता है कि यहां विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, आई होप दीज थिंग्स यू नो, ये चीजें आपको पता है क्योंकि चंद्रयान 3 इट्स ऑलरेडी हो चुका है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां से किस तरह से स्टूडेंट्स में, रिसर्चर्स में, लोगों में एक ऐसी उमंग थी जिन्होंने, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की वजह से स्टूडेंट्स में और कॉमन पीपल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द नेशन, जो कि नागरिक हैं भारत के, उनके भीतर स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करी, एक जागरूकता फैलाई। ओके, अब यहां पर इंडिया जो है ग्लोबल पार्टनर बन चुका है, पूरे विश्व में। ठीक है, हमने 4000 फॉरेन सैटेलाइट्स इंडियन रॉकेट्स के साथ छोड़ी हैं अंतरिक्ष में। ओके, 400 सैटेलाइट्स विद इंडियन रॉकेट्स, भारत के रॉकेट्स से हमने इनको छोड़ा है, फॉरेन सैटेलाइट्स को हमने वहां अंतरिक्ष में, ऑर्बिट्स में पहुंचाया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन रॉकेट्स। सो दिस इज एन अचीवमेंट। ये हमारी ग्लोबल स्पेस, ओके, ग्लोबल पार्टनरशिप इन स्पेस, अंतरिक्ष में किस तरह से हम ग्लोबल पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसा कि आप ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में। आप पर्टिकुलरली जीएस पेपर 1 में ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर ये पॉइंट बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो हो रही है इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में किस तरह से हम ग्लोबल पार्टनरशिप स्पेस के सेक्टर में भी, अंतरिक्ष के सेक्टर में भी यूज कर रहे हैं। कि यहां पर हमने 400 से अधिक फॉरेन सैटेलाइट्स जो हैं वो इंडियन रॉकेट्स के साथ अंतरिक्ष में पहुंचाई हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने इस आर्टिकल से निकाला। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग अहेड,
इसके बाद यहां बताया 2014 में किस तरह से हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ था, ठीक है, मंगलयान मिशन, जिसको आपने मूवीज में भी देखा होगा, मंगलयान जो मूवी आई थी, ठीक है, वहां पर। फिर आदित्य L1 मिशन जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, आदित्य L1 मिशन स्टार्टेड इन 2023। तो ये आदित्य L1 मिशन सन के कोरोना के स्टडी करने के लिए था, टू स्टडी कोरोना ऑफ सन। सन की जो लेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा फोटोस्फीयर, वहां पर जो सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये सूरज है, ओके, सूर्य है। सूर्य की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जहां से ये रोशनी हमें देखने को मिलती है, इसी को कोरोना कहते हैं। इसकी स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था, लेग्रांज पॉइंट 1 पे हुआ था, ठीक है। यहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, जो सन के कोरोना को पढ़ने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में हमने कितने सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। सबसे पहला रिसेंट, जैसा कि इंडियन स्पेस स्टेशन में हमारे एस्ट्रोनॉट का जाना, उसके बाद चंद्रयान मिशन के बाद हमारा जो इंडियन रॉकेट से फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, ठीक है, उसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मंगलयान मिशन जिसे कहा जाता है, उसके बाद आदित्य L1 मिशन। इसके बाद यहां पर बताया गया है कि किस तरह से हम लोग और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। जैसे कि इन्होंने यहां पर बताया है, प्रोवाइडिंग अनप्रेसिडेंट इनटू द कोरोना एज एन इम्पैक्ट, एक्सपोसैट इज स्टडिंग ब्लैक होल्स, ठीक है, एक्सपोसैट ये सैटेलाइट है जो कि स्टडी कर रही है ब्लैक होल्स को। अब यहां से प्रीलिम्स के लिए भी आपको एक पॉइंटर मिल गया, ठीक है। कभी कभी वो एक्सपोसैट, वो पूछ सकते हैं कि एक्सपोसैट जो सैटेलाइट है वो किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, स्पेस में किस प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो इट इज फॉर द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स पढ़ने के लिए, ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बाद स्पेडएक्स जो है इन ऑर्बिट डॉकिंग के लिए अभी हाल ही में यूज किया गया है, ठीक है, स्पेडएक्स इन ऑर्बिट डॉकिंग के लिए यूज किया गया है, ठीक है, इन ऑर्बिट डॉकिंग के लिए यूज किया गया है। और फर्दर हमारे बहुत सारे स्पेस मिशंस जो हैं वो प्रपोज्ड हैं, ठीक है। अब न्यू स्पेस विजन, ठीक है, जो हमारा स्पेस को लेकर विजन क्या है भारत का, उस चीज को देखते हैं। न्यू स्पेस विजन की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है कि जैसे कि हमारा जो विजन है वो है गगनयान को लेकर, गगनयान प्रोजेक्ट है, चंद्रयान 4 और 5 है, ठीक है। चंद्रयान 4 और 5, चंद्रयान 3 तक हमने अचीव कर लिया है। हमारे प्रपोज्ड विजन में जो है चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 5 है, फॉर डीपर लूनार एक्सप्लोरेशन, चंद्रमा की और गहन अध्ययन करने के लिए ये चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन जो है ये लॉन्च किए जाएंगे। और गगनयान जो है ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद हमारा वीनस मिशन भी है, ठीक है, हमारा वीनस मिशन भी है, ठीक है। ये फ्यूचर में आने वाले हैं प्रोग्राम्स हैं जो अभी प्रपोज्ड हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो भी एक प्रपोज्ड प्रोग्राम है, ठीक है, इंडिया में बाय 2035। ये हमारा 2035 का गोल है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्टेब्लिश करने का, ठीक है, और ह्यूमन लैंडिंग कराने का, मानव की लैंडिंग कराने का मून पर 2040 तक, ठीक है। इसके बाद हमारा एक फ्यूचर प्लान है, वो फ्यूचर प्लान क्या है, ह्यूमन लैंडिंग, इंसान की लैंडिंग ऑन मून बाय 2040 तक इंसान की लैंडिंग कराना मून पर, जो कि हमारे अमृत काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा 2040 में, ठीक है। यहां पर हमने इस चीज को कहा गया है। और जो हमारा नेशनल स्पेस डे है, याद रखेंगे, ठीक है, कभी कभी पीसीएस में वन लाइनर्स क्वेश्चंस में ये चीज पूछ ली जाती है। इंडियन स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे जो है, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। यहां पर यंग सिटीजन्स, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रुझान अंतरिक्ष की स्टडी की तरफ हो, स्पेस की तरफ हो, उसके लिए ये
हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे इंडिया ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, गगनयान। ये जो प्रपोज्ड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये मदद करेंगे टू क्रिएट अवेयरनेस इन दी सोसाइटी। हमारा जो समाज है, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच एक पहल और एक जागरूकता फैलाने के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च करने हैं, ठीक है, जो कि हमारा विजन है, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है। इसके साथ हमारे स्टेम डिसिप्लिन जो होते हैं, ठीक है, स्टेम डिसिप्लिन। अब ये स्टेम डिसिप्लिन क्या है? स्टेम डिसिप्लिन अगर आप देखेंगे, एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, और एम स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स। ओके, गणित। तो ये जो चार हमारे डिसिप्लिन्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन चार को हमने स्कूल्स में और एजुकेशन में, मतलब कॉलेज, हायर एजुकेशन में, इनको स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जैसे बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, ठीक है, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स है, और हमारे अंतरिक्ष लैब हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया। अंतरिक्ष लैब जो प्रपोज की जा रही है, वो किस तरह से इन एजुकेशन के डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी की या गणित की पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें इन लैब्स का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम रोबोटिक्स में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले समय में काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट हो जो कि स्पेस में बहुत ज्यादा अपना योगदान दे सके। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर विजन है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, तो इसलिए ये एजुकेशन में बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें क्रिएट करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना, ठीक है, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। आगामी जो जनरेशन है, जो अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है फॉर द अपकमिंग स्पेस प्रोग्राम्स। तो इसमें यही बात करी गई है कि नेक्स्ट 50 ईयर का हमने टारगेट लिया है। यहां पर हमने यूथ को इस विजन से जोड़ने का प्रण लिया है यहां पर। ठीक है, तो यहां इससे रिलेटेड यूथ को हम रुझान, उसकी रुचि, यूथ की रुचि को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स होस्ट किया था इंडिया ने 2025 में। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑलरेडी, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप एनालाइज करेंगे मेंस के, यूपीएससी के, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर और द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, भारत क्या कर रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स, यूथ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंडिया के क्या स्टेप्स हैं। तो यहां पर आप इन स्टेप्स को लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला, इंटरनेशनल ओलंपियाड। ठीक है, ओलंपियाड एक तरह का एग्जाम होता है, एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल पर कराया गया, ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये 2025 में कराया था इंडिया ने। यहां पर 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, इंटरनेशनल प्रोग्राम था, 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे 60 कंट्रीज से, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स ने भी काफी सारे मेडल्स जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या किया है, ये स्टूडेंट्स की रुझान बढ़ाने के लिए, इसके अलावा इसरो रोबोटिक्स चैलेंज, इसरो रोबोटिक चैलेंज और इंडियन स्पेस हैकेथॉन। इंडियन स्पेस हैकेथॉन, या फिर जिसे भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन भी कहा गया है, जहां पर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमने सैटेलाइट्स, रोवर्स, रॉकेट्स, लेबोरेटरीज, इनसे कनेक्ट करने का एक मुहिम चलाई है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड आपके पास 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए अंतरिक्ष हैकेथॉन को रिलेटेड। ठीक है, पॉलिसी लेवल पर नेशनल मीट 2.0 जो है हेल्ड हुई है नेशनल स्पेस डे पर, जिससे हमने 300 से ज्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक इस चीज को पहुंचाने का जो है मुहिम चलाई है। ये था हमने इसको एनालाइज किया कि किस तरह से ये आने वाली जनरेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हमने स्पेस के सेक्टर में चलाए हैं। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन और लीडरशिप। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन का आपने पहले एक हमने पॉइंट देख लिया कि हमने 400 से ज्यादा फॉरेन सैटेलाइट जो है इंडियन रॉकेट्स के थ्रू भेजी हैं। अब यहां पर जब हमने G20 की प्रेसिडेंसी करी थी 2023 में जब हमने G20 की प्रेसिडेंसी करी थी, वहां पर हमने एक G20 सैटेलाइट अनाउंस करी थी। ठीक है, G20 सैटेलाइट अनाउंस करी थी। ठीक है, क्लाइमेट और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट मॉनिटरिंग।
एंड एनवायरमेंट किस तरह से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर किया जाता है, किया जाएगा, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम सारे देशों के साथ साझा करेंगे। ऐसा हमने इस प्रोग्राम, इस सैटेलाइट का गोल रखा है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप में हमारा निसार प्रोग्राम है। ठीक है, निसार प्रोग्राम है। अब निसार प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? नासा, एन स्टैंड्स फॉर नासा, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये नासा और इसरो के बीच का एक प्रोग्राम है। ठीक है, यहां पर नासा और इसरो ने कोऑर्डिनेट किया है आपस में एक प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट का नाम है निसार। यहां से ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा थर्मल इंफ्रारेड, हमने एक तृष्णा नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया है। तृष्णा नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इट इज विथ CNES, फ्रेंच स्पेस एजेंसी। फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है तृष्णा। ठीक है, तृष्णा की आप यहां पर देख सकते हैं, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, तृष्णा विद फ्रेंच स्पेस एजेंसी। फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, निसार जो है वो नासा के साथ है, तृष्णा फ्रेंच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, लूपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, चंद्रमा का पोलर एक्सप्लोरेशन, ये शुरू किया है हमने जाक्सा के साथ, जापान स्पेस एजेंसी के साथ। ठीक है, ये हमने जापान की स्पेस एजेंसी के साथ शुरू किया है। और फिर इसके बाद यूरोपियन एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ हमने प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ शुरू किया है। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप हमने देखा कि किस तरह से इंडिया ग्लोबली जो स्पेस एजेंसीज हैं, ग्लोबल स्पेस एजेंसीज, उनके साथ मिलकर जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली है, वर्ल्ड इज वन फैमिली का जो विजन है उसे फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा, एनालाइज किया कि किस तरह से आर्टिकल पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडलाइन टू द कंक्लूजन। हमने देखा किस तरह से हमें आर्टिकल को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का। सेम, ओके, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। हेडिंग को पढ़ेंगे, व्हाई डज इंडिया नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। यहां पर आप देखेंगे, इसे हेडलाइन को अंडरलाइन करेंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट जलवायु, ठीक है, रेजिलिएंट का मतलब होता है झेलने की क्षमता रखने वाला। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको झेलने की क्षमता रखने वाला एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, तीव्र गति से जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो हो रहा है। इस दौर में हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको हमें किस तरह से ऐसा बनाना है कि वो ये जो जलवायु परिवर्तन है उसे झेल ले। जलवायु परिवर्तन की वजह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है अनप्रेसिडेंटली, बिना किसी प्रायर वार्निंग के, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी क्रॉप्स होती हैं, हमें क्रॉप फेलियर का खतरा जो है वो हमें देखना पड़ता है। जो हमारा क्रॉप है वो फेल हो जाता है, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। उस स्टेज में इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की जरूरत क्यों है और किस तरह से ये चीज हम अचीव कर रहे हैं, क्या हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का रोड मैप है, वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हमने सीखा किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले हमें हेडलाइन इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड फॉर इंडिया टू कंटिन्यू मीटिंग डोमेस्टिक फूड डिमांड। जैसा कि मैंने बताया कि फूड इनसिक्योरिटी हमें फेस करनी पड़ती है, जो खाने वाली क्रॉप्स हैं वो फेल हो जाएंगी, तो हमारा फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक फूड्स डिमांड्स जो है उन्हें मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर को हमें रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा। जो ग्रोइंग एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन पे बहुत ज्यादा डिबेट हमने पिछले एक महीने में देखी है। ठीक है, तो किस तरह से जो हमारी सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उससे हमें अपने एग्रीकल्चर को किस तरह से बचाना है वो हम यहां से देखेंगे। तो अब सीखते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यूजेस अ रेंज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां से आप मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट्स वाइल मेंटेनिंग और इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहां से आप समझेंगे कि जो
क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है वो क्या है, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करती है, इंपॉर्टेंटली बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर टेक्नोलॉजी, से यहां लिखा हुआ है ना, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज को यूज करना, किस लिए यूज करना? टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो फार्मिंग में प्रैक्टिस, हम कृषि में जो हम प्रैक्टिस यूज करते हैं उसको किस तरह से गाइड करेगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को गाइड करेंगी, ठीक है, वो है, ठीक है, जिसकी वजह से हम केमिकल इनपुट्स पर अपना जो डिपेंडेंस है, जो हमारा केमिकल पर हम डिपेंडेंट हैं, उसको रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होता है, जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज कर रहे हैं फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को एक दिशा देने की, ठीक है, जिसके कारण हम अपना केमिकल पे जो यूज है उसे कम कर दें और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए, ठीक है। ये है हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। यहां पर क्या यूज होता है? यहां पर हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। नॉर्मली हमारे जो अभी फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन केमिकल फर्टिलाइजर्स से हटके हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करें, जिसमें बायो, आपने सुना होगा बायो खाद, जैविक खाद, ठीक है, जैविक खाद, ठीक है, इस तरह की बायो पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड से हटकर बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करना, सॉइल माइक्रोब एनालिसिस करना, जो सॉइल में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनका और सॉइल का क्या रिलेशन है उसको स्टडी करना, ठीक है। इसके साथ जीनोम एडिटिव क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, उसको हम किस, ताकि जीएम क्रॉप्स, आपको पता होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती है उनका यूज क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो होती हैं जो कि ड्रॉट को झेल जाएं, जब सूखा पड़ेगा सूखे को झेलने की क्षमता रखती हैं जीएम क्रॉप्स, ठीक है। हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 40-50 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हमारी क्रॉप जनरली फेल होने का उनमें चांसेस रहते हैं, तो ये हीट टॉलरेंट होती हैं, ठीक है, हीट को, उस गर्मी को झेलने की क्षमता रखती है। सैलिनिटी, नमक, जितना ज्यादा केमिकल नमक ज्यादा हो जाएगा, सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी, उसको झेलने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, जो पेस्ट का खतरा होता है, ठीक है, कीट का खतरा होता है, उस कीट के खतरे को झेलने की भी क्षमता जीएम क्रॉप्स रखती हैं। तो ये जीएम क्रॉप्स जो है ये इस लहजे से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दे हेल्प in resistance of drought, in resistance of heat, in resistance of salinity and bearing the pest pressure. In this way this has become very important, ठीक है। इसके साथ ही AI का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम किस तरह से एनवायरमेंट को और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हम एनहेंस कर सकते हैं, क्लाइमेट से बचा सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से हम बता सकते हैं, उस चीज को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कहा गया है। होप आपको समझ में आया हो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। अब इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? व्हाई डज इंडिया नीड क्लाइमेट एग्रीकल्चर? इंडिया को क्यों जरूरत है? तो यहां पर इंडिया जो है कृषि प्रधान राष्ट्र है, ठीक है, एग्रीकल्चरल नेशन है, ठीक है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है, तो यहां पर जो हमारी फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी है उसे हमें मेंटेन करके रखना होगा, और हम देख पा रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है, जलवायु परिवर्तन का खतरा है, उस खतरे से अपने एग्रीकल्चर को सुरक्षित रखना इंडिया की बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। तो यहां पर नंबर दिया है कि 51% जो इंडिया का एरिया जो एग्रीकल्चर के अंदर आता है वो रेन फेड होता है, मतलब बारिश से उसको इरिगेशन किया जाता है, ठीक है, और 40% ऑफ द कंट्री का फूड वो बनाता है। इसलिए जो हम, और ये जो इलाका है, ठीक है, ये क्लाइमेट वेरिएबल है। यहां पर जो कन्वेंशनल फार्मिंग हो रही है, अभी तक जो भी फार्मिंग हो रही है, वो अब थोड़ी सी उसमें चेंज लाने की जरूरत है, क्लाइमेट रेजिलियंस लाने की जरूरत है, ताकि हम इन टेक्नोलॉजी को यूज करके इसे एनवायरमेंट की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे फूड सिक्योरिटी को भी एक स्टेबल कंडीशन में रख सकें, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है वो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें जो सिंचाई होती है, जो सिंचाई होती है वो सिंचाई
ज्यादातर बारिश से होती है, रेन फेड एग्रीकल्चर है, रेन फेड एग्रीकल्चर है लगभग 51%। अब उस 51% पे रेन फेड एग्रीकल्चर जो बारिश से सिंचाई हो रही है उसमें हम खतरा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नाउ द रेन्स हैव बिकम अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता चलता कब रेन होगी कब नहीं होगी, ठीक है। सो नाउ इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। आईसीएआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, आईसीएआर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में किस तरह से हम इनोवेशन ला सकते हैं, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि राइस इंटेंसिफिकेशन, चावल इंटेंसिफिकेशन, एरोबिक राइस, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जीरो टिल वीट सोइंग, ठीक है। इस तरह की जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है हम उसे यूज कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट हमने चलाया है 448 क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस में चलाया है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक हमारा है, ठीक है, इंडिया का नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय मिशन है जो कि कृषि को सस्टेनेबल तौर पर हम किस तरह से यूज करेंगे। यहां पर भी हमने जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, रेन फेड एरियाज को बढ़ाने के लिए, वहां पर हमने किस तरह से एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करने का जो है एक विजन रखा है। इसके साथ ही जो हमारी बायो E3 पॉलिसी आई है, बायो E3 पॉलिसी जो हम न्यूज में जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, उसका क्या रोल रहेगा हमारी बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ताकि हम जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को और इफेक्टिवली यूज कर सकें, ठीक है। ये हमने बताया है पूरा, बायोपेस्टिसाइड्स और अफोर्डेबिलिटी, इस सारी चीजें लेकर हमने यहां पर इस आर्टिकल को एनालाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही था कि आपको ये समझना है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होता क्या है, जो कि आप समझ गए होंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है, जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज करें टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पे हम केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड से हटकर बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स में जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया, क्यों जरूरत है इंडिया को, 51% जो हमारा एरिया है वो रेन फेड एग्रीकल्चर के अंडर आता है। आईसीएआर ने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लॉन्च किया है। एग्जाम्पल है राइस इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस, एरोबिक राइस, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी चल रहा है, इसके साथ ही बायो E3 पॉलिसी भी है जो कि हम एनहेंस करेगी बायोटेक्नोलॉजी को। होप ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है डीआरडीओ की तरफ से, ठीक है। डीआरडीओ कैरीज आउट साल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल्स, ठीक है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल्स का जो है लॉन्चिंग करी है। आप लोग याद रखेंगे जो प्रलय मिसाइल्स होती हैं ये बॉलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। दो तरह की मिसाइल्स होती हैं ट्रेजेक्ट्री के बेस पर, एक होती है बॉलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो उसमें से बॉलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में प्रलय मिसाइल जो है, प्रलय मिसाइल बॉलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, ठीक है। ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको याद रखना है जो प्रलय मिसाइल है डीआरडीओ की वो कौन सी मिसाइल है, बॉलिस्टिक मिसाइल है। प्लीज नोट इट डाउन, अपने जो नोट्स हैं उनमें ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट तरीके से कि जो प्रलय मिसाइल है वो कौन सी कैटेगरी की मिसाइल है, बॉलिस्टिक कैटेगरी की मिसाइल है, ठीक है। और ये इंडिजिनस प्रलय मिसाइल को हमने लॉन्च किया है, ठीक है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। कहां से, चांदीपुर बीच से लॉन्च किया है। चांदीपुर जो हमारा स्पेस सेंटर है, वहां रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, वहां से हमने इस चीज को लॉन्च किया है, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज थी। इसके बाद एक न्यूज जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का कारण बनी हुई है, अरावली हिल्स। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा भी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का जो जजमेंट था 20 नवंबर को जो जजमेंट सुनाया था उसमें कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, एक्सपर्ट कमेटी दोबारा रीडिफाइन करेगी अरावली में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ था जो अरावलीज में हम सभी जानते हैं 100 मीटर से हाइट से ज्यादा वाले पहाड़ों को अरावली कंसिडर किया जाना था और उसके से कम वालों को नहीं कंसिडर किया जाना था, ठीक है। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, उसके द्वारा दोबारा से रीडिफाइन किया जाएगा, ठीक है, दोबारा से रीडिफाइन किया जाएगा कि अरावली में क्या होना चाहिए। तो यहां पर इस पूरे आर्टिकल में एक चीज जो आपको देखनी है वो है स्ट्रेटेजिक एग्जेम्पशंस,
ठीक है। स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस क्या है, इनका क्या रोल है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस, बेसिकली होता क्या है, जो हमारा अरावली वाला क्षेत्र है, ठीक है, अरावली वाला जो क्षेत्र है वहां पर माइनिंग को लेकर खतरा है, ठीक है, माइनिंग को लेकर खतरा बना हुआ है। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें हमें माइनिंग या फिर इससे रिलेटेड रिसोर्स, मतलब जो एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर इस तरह के जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए सरकार क्या करती है, जो भी हमारे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत आसान भाषा में आप इस चीज को समझिए कि इस स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस है क्या। एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट, स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजी से रिलेटेड छूट। देखिए क्या होता है, सपोज कोई एक एरिया है, कोई जंगल है, कोई पहाड़ी इलाका है, वहां पर हमारा हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्राइवेट कंपनी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है, और उसमें हमारे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। अब सरकार कभी कभी क्या करती है, इन स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशन, स्ट्रेटेजिक छूट के नाम पर क्या करती है, उन प्रोजेक्ट्स को छूट दे देती है कि वो अपना प्रोजेक्ट कैरी ऑन करें, उन प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन करें, और जो भी हिल्स हैं या पेड़ काटना है उस चीज को अलाउ कर देती है। तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस की डेफिनेशन है, इसे जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इस चीज का संज्ञान लेगी और इस चीज को डिफाइन करेगी कि ये स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशन होने क्या चाहिए, इनका एक सॉलिड बेस होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, सरकार ये स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशन का हवाला देकर काफी सारे प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दे देती है कि इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल चुकी है एनवायरनमेंट की तरफ से और ये अपना एक्सप्लोरेशन शुरू कर सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। उस चीज को यहां पर बताया गया है कि अरावली का जो खतरा है वो इस स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशन के तहत भी आता है, तो इस स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशन को ध्यान में रखना होगा और इसे रीडिफाइन करना होगा, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, ठीक है। बस आपको ये शब्द जो था वो उसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने एक जो 2026 जो अभी नया साल शुरू हुआ है उसका जो पहला सनराइज है उसको सेलिब्रेट किया है विद द डांस ऑफ डॉन, ठीक है। सूर्य की पहली किरण को उन्होंने एक डांस के साथ सेलिब्रेट किया है जिसका नाम, उसको डांस ऑफ डॉन कहा गया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पेपर से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है यहां पर डोंग, DONG, इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट विलेज, इंडिया का, भारत का ईस्टर्न मोस्ट, जो ईस्ट की तरफ सबसे आखिर में जो विलेज है, ठीक है, उस विलेज का नाम आपको याद रखना है। उस विलेज का नाम है डोंग, DONG। ये डोंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर सूरज की पहली किरण 2026 की पड़ी थी, ठीक है। उसको सेलिब्रेट किया गया था डांस ऑफ डॉन के साथ जिसका नाम था आलो प्रभात। आलो प्रभात, प्रभात मतलब होती है सुबह, ठीक है। आलो इज टू वेलकम, आलो प्रभात वेलकम मॉर्निंग। ये एक परफॉर्मेंस दी गई थी, ठीक है। यहां की जो दो कम्युनिटीज हैं उन दो कम्युनिटीज का नाम आपको याद रखना है, मेयोर एंड मिशमी, ठीक है। ये जो अरुणाचल प्रदेश डोंग एरिया में दो कम्युनिटीज मिलती हैं, मेयोर एंड मिशमी। ये ट्राइब्स के नाम हैं, जनजातियों के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। मेयोर और मिशमी कम्युनिटीज के लोग जो हैं उन्होंने इस डांस को परफॉर्म किया था, ठीक है। और ये सनराइज फेस्टिवल का पार्ट था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, भारत में अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट, उसमें जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट गांव है डोंग नाम का गांव है, ठीक है, अंजवाल डिस्ट्रिक्ट में। और वहां पर दो कम्युनिटीज ने डॉन ऑफ डांस किया है, मेयोर एंड मिशमी, दो कम्युनिटीज हैं, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग या पेयर मैपिंग में, ठीक है। इस
पॉइंट से, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर आपको समझना होगा। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड विद सोशल इश्यूज। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। सबसे पहले आर्टिकल की जो हेडलाइन है उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या है, व्हाई ट्रांसजेंडर मेन फेस व्हेन दे एक्सेस हेल्थ केयर। अब यहां पर आपको दो टर्मिनोलॉजीज दिख रही होंगी, दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे। एक यहां पर लिखा गया है ट्रांसजेंडर मेन, ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। ठीक है, ये सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। एक टर्म आपको दिख रहा होगा हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर हमारा जीएस पेपर 3 का भी पार्ट हो सकता है, सोसाइटी का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, हेल्थ केयर। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट किया गया है कि जो ट्रांसजेंडर मेन है या ट्रांसजेंडर पीपल जो हैं ऑल ओवर, उनको जब वो हेल्थ केयर लेने जाते हैं तब उनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी होती हैं। ठीक है, क्या दिक्कतें फेस करते हैं वो लोग जब ये हेल्थ केयर में। तो यहां पर एक एनेक्डोट से शुरू किया है जो कि हमें समझ नहीं जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना है कि यहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जो कि ट्रांसजेंडर थे, लेकिन वो ओपन नहीं थे अपनी फैमिली को, ठीक, कि वो ट्रांसजेंडर मैन है। ठीक है, जनरली होता यही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज की बात करेंगे जिन्हें हम LGBTQIA+ कम्युनिटीज में देखते हैं, जनरली क्या होता है, कम्युनिटी के लोग एक सोशल स्टिग्मा होता है। ठीक है, सोशल स्टिग्मा होता है। लोग खुलकर समाज के सामने अपने आप को नहीं रखते हैं कि दे बिलोंग टू एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी या फिर उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, जब हम समाज में, आपको समझना होगा कि मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट में जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं तब हमारे पास जो ये टॉपिक आता है जेंडर का। ठीक है, जो जेंडर का टॉपिक है ये बाइनरी नहीं होता है। ठीक है, सोशल इश्यूज का टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन भी इंटरव्यू में इससे पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश, नॉट उत्तर प्रदेश, इट इज यूपीएससी ओनली। यूपीएससी के इंटरव्यू में जो रियल इंटरव्यू था, वहां पर एक कैंडिडेट से इंटरव्यू जब लिया जा रहा था, उन्होंने खुद ये चीज बताई थी कि उनसे एक प्रश्न किया गया था, ठीक है, कि जेंडर अ बाइनरी कॉन्सेप्ट, क्या जेंडर बाइनरी कॉन्सेप्ट है या फिर एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या जेंडर एक बाइनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब दो ही जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, या फिर एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है कि जेंडर्स की एक रेंज होती है। तो यहां पर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पर यही चीज बताई गई है कि जो जेंडर जो है वो एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, वो एक बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वहां सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होते हैं, बट देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर्स। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर्स होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, लोगों को सोशल स्टिग्मा फेस करना होता है। जिस तरह से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को अभी तक सिनेमा में या जो स्टोरीज हैं उनमें पोर्ट्रे किया गया है, विच इज उसमें एक मॉकरी, एक जोक के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था, जो कि एक गलत है, जिसकी वजह से लोगों को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, बिकॉज दे आर बॉर्न विद जेंडर फ्लूइडिटी के साथ बॉर्न है, तो उनको खुल के सोसाइटी के सामने नहीं आते हैं। अब जब हेल्थ केयर की बात आती है, जब वो हेल्थ केयर सेंटर्स पर जाते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर, जेंडर क्लिनिक्स जिन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे, जेंडर क्लिनिक्स, जेंडर क्लिनिक्स होती हैं काफी सारे हॉस्पिटल्स में। तो वहां पर ये तमिलनाडु की एक केस स्टडी बताई गई है कि किस तरह से तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलती हैं। स्टिल तमिलनाडु में क्या हुआ, जेंडर क्लिनिक में एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप अपना जो जेंडर सर्टिफिकेट है, जेंडर आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कीजिए, तभी आपका इलाज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड द पर्सन फेस्ड डिलेमा, उस व्यक्ति के लिए एक ये चैलेंजिंग बात थी, क्योंकि वो व्यक्ति सोसाइटी में ओपनली, अपनी फैमिली के सामने ओपनली खुद को एज अ ट्रांसजेंडर प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, वहां पर उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जेंडर क्लिनिक। तो यहां पर जो इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक हार्डल क्रिएट कर रहा है, एक रुकावट क्रिएट कर रहा है फॉर द इंक्लूसिव सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने में जो रुकावट आ रही है वो यहां से आ रही है। ठीक है, सोसाइटी में रुकावट आ रही है। ठीक है,
accessing healthcare is still a herculean task for gender and gender diverse people. Even in Tamil Nadu, a state celebrated for its progress transgender welfare policies. ठीक है, जो तमिलनाडु जैसा स्टेट है जो कि अपनी जेंडर वेलफेयर पॉलिसीज को लेकर काफी जाना जाता है, वहां पर भी ये चीज देखी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर लिखा गया है many healthcare professionals are not even aware of these identities to begin with. People in the community are forced to rely on small network. ठीक है, और misgender them. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी इन जेंडर आइडेंटिटीज के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज हैं उन्हें सरकारी अस्पतालों से या सरकारी हेल्थ सेंटर से हटके जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या मतलब एक ऐसे ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है जो ट्रीटमेंट सेफ नहीं है, लॉन्ग टर्म डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, और दे कॉल फॉर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल विच हैव बीन पीयर रिव्यूड एंड एविडेंस बेस्ड। यहां पर एक बात करी गई है कि तो यहां से हमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, उनको भी हमें क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ताकि इस चीज से बचा जा सके। ठीक है, ताकि उन्हें जो उनके फॉर एग्जांपल जैसा इस स्टोरी में कहा गया है कि जो हार्मोन थेरेपी होती है, हार्मोन थेरेपी में हार्मोन इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं। अब जब तक वो अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक उन्हें वो सरकारी अस्पताल से, सरकारी हेल्थ सेंटर से वो इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं जिसकी वजह से कभी कभी ओवरडोज हो जाता है या अंडरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो यहां पर यही कही गई है, प्रॉपर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये सोसाइटी का एक टॉपिक था, ठीक है, जो जिसके चांसेस हैं आने के, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू टॉपिक्स विच आर को रिलेटेड विद ईच अदर। अर्बन रूरल पार्टनरशिप की बात करी गई है यहां पर, और किस तरह से हम वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है किस तरह से। ठीक है, सेम अप्रोच, ट्रांसफॉर्मिंग अ वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्बन इंडिया है, जो हमारे शहर हैं, भारत के शहर हैं, अर्बन इंडिया जो है, वहां पर बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। उसे किस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप कभी दिल्ली विजिट किए हो तो आपने देखा हो वहां पर कूड़े के पहाड़ हैं। ठीक है, विच इज अ वेरी कंसर्निंग इशू, बहुत एक कंसर्निंग इशू है कि किस तरह से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वहां पर कूड़े के पहाड़ हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट एबल टू मैनेज वेस्ट इवन इन आवर नेशनल कैपिटल। हमारी देश की राजधानी में हम वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग विषय है। तो क्या हुआ था, जो अभी कॉप 30 हुई है बैलम में नवंबर 2025 में, जो कॉप 30 हुई है वहां पर वेस्ट को क्लाइमेट एजेंडा में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। वेस्ट को क्लाइमेट एजेंडा में एक रोल दिया गया है, और यहां पर कहा गया है कि वेस्ट जो है वो एक रिसोर्स की तरह उसे ट्रीट किया जाए। ठीक है, वेस्ट को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाए, और और सर्कुलरिटी के आइडिया पर बेस्ड हमें इसे क्या बनाना होगा, इस वेस्ट को ट्रीट करना होगा एज अ रिसोर्स, ताकि हम इस वेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। ठीक है, अर्बन इंडिया इट्स ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। अर्बन इंडिया जो है भारत की जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहर है, शहरीकरण जो हुआ है हमारा, वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारे क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इंडिया जो है हर साल 165 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट को एनुअली जनरेट करता है। ठीक है, और हमने एस्टिमेट किया है कि 2050 तक जो हमारी पॉपुलेशन रीच होगी तो ये वेस्ट का जो लेवल है 436 मिलियन टन्स पे भी जा सकता है। तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन सेक्टर में जो चलाया जा रहा है, किस तरह से उसमें हमने सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की बात करी है। ठीक है, आपको यहां से याद रखना होगा सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल बनाया है। ठीक है, जिसमें हमने बात करी गई है, हम वेस्ट को लीनियरली ट्रीट नहीं करेंगे, हम वेस्ट को सर्कुलरली ट्रीट करेंगे। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट को मिनिमाइज करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, कैसे सर्कुलर
इकोनॉमी मॉडल क्या है वेस्ट से रिलेटेड, हमने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइजिंग वेस्ट, वेस्ट को मिनिमाइज करना है, साथ ही रिकवरिंग एनर्जी, इस वेस्ट से एनर्जी को रिकवर करना है, एनर्जी को बनाना है और बाकी रिसोर्सेज को भी बनाना है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, सपोज ये वेस्ट है, इस वेस्ट को जब हम लीनियरली ट्रीट करते हैं तो वेस्ट जैसे सेग्रीगेट किया या इसे डंप कर दिया, बर्न कर दिया, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। प्रॉपर वेस्ट मैनेज करना है, इस वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, सेग्रीगेट करने के साथ साथ इसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, एनर्जी प्रोडक्शन करना है, इससे रिसोर्सेज बनानी है और फिर फाइनली उसमें से भी वेस्ट निकले। तो एक सर्कुलर पैटर्न हमें फॉलो करना है। वेस्ट को यहां पर 2 एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, वेस्ट को मिनिमाइज करना है, और दूसरी तरफ इसी वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस करना है और रिसोर्सेज को भी निकालना है। क्योंकि आपने देखा होगा वेस्ट में भी काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि हम दोबारा से यूज कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। ठीक है, उस वेस्ट से एनर्जी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर यही बात कर रही है कि ये सर्कुलैरिटी जो है उसको यूज करना है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस पूरे वेस्ट में 3 चीजें जो हैं वो सबसे क्रूशल, मतलब सबसे बड़ा हर्डल जो है इस सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल में, वो है प्लास्टिक। ठीक है, हम जो वेस्ट है वो ज्यादातर हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसे हम मतलब इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं और जिससे हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बना सकते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, एनर्जी बनाई जा सकती है, बिजली उससे उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है, क्योंकि प्लास्टिक को जलाना पोल्यूशन को बढ़ाना जैसा समान हो जाता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन का और डिमोलिशन का वेस्ट है जिससे भी एयर पोल्यूशन पीएम जो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 PM 10 वो निकलते हैं, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। यहां पर जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है उसमें ये इस तरह बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट्स करे हैं। ठीक है, इस सर्कुलैरिटी में ये आपको समझना था। अब रिकास्टिंग सैनिटेशन विद अर्बन रूरल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो सेम, दोनों टॉपिक्स लगभग सेम है। ठीक है, यहां पर जैसे क्लीन इंडिया मिशन की अगर हम बात करें, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, वहां पर हमने ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया की बात करी गई थी कि खुले में शौच मुक्त भारत होगा। ठीक है, यहां पर स्पेशली किस चीज के लिए, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, जो हमारा पब्लिक हेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए, जो विमेन को और वल्नरेबल ग्रुप्स को जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं उन दिक्कतों को कम करने के लिए। ठीक है, तो सैनिटेशन यहां है, इस वजह से ओपन डेफिकेशन की बात करी। ट्राई टू लिंक दी हेडिंग्स विद दी कॉन्टेक्स्ट, हेडिंग को कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कीजिए। अर्बन रूरल पार्टनरशिप की बात करी गई है, किस तरह से हम इस चीज को अर्बन रूरल पार्टनरशिप में बात कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो अभी हमने देखा, वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रीवियस आर्टिकल था उसी चीज को यहां कंटिन्यू किया गया है। लेकिन यहां पर वेस्ट किस वेस्ट की बात करी गई है, जो हमारा डेफिकेशन वेस्ट है। ठीक है, जो बॉडीली वेस्ट है, जो हमारा एक्सक्रीटा है, उस चीज को बात करी गई है। यहां पर बताया गया है कि जो हमारे सेप्टिक टैंक्स हैं या कंटेनर्स हैं उनको खाली नहीं किया जाता है और वो कॉज ऑफ कंसर्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वो प्रीवियस आर्टिकल था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। ठीक है, यहां पर ODF प्लस की बात करी गई है, ओपन डेफिकेशन प्लस। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, यहां पर ओपन डेफिकेशन को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की बात करी गई है और ये चीज दी गई है ग्राम पंचायत लेवल पर। ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल पर फुल कैपेसिटी में स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उन्हें सेट किया गया। यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है सतारा डिस्ट्रिक्ट की, महाराष्ट्र की, वहां पर एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है और किस तरह से वहां पर जो सेप्टिक टैंक्स हैं वो एम्प्टी नहीं होता था। ठीक है, और उसकी डीस्लजिंग कराई जा रही है और इस तरीके से जो हम प्राइवेट और जो अर्बन और रूरल का पार्टनरशिप जो है, जैसे कि हमने देखा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इनको कंपाइल करके एक पार्टनरशिप तैयार कर सकते हैं फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट पर्पस। ठीक है, ये था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में चीजें, तो इतना ही आपको समझना है। ठीक है, सैनिटेशन द प्रीवियस आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे बस सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, इसके 2 एस्पेक्ट हैं, वेस्ट को मिनिमाइज करना है, एनर्जी को रिकवर करना है और अदर रिसोर्सेज को भी रिकवर करना है। ठीक है, ये था इसमें।
इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, जैसा कि 2026 शुरू हो चुका है, नया साल आ गया है नए जोश के साथ, तो आप सभी शुरू कर सकते हैं जो हमारा टारगेट बैच है 2026-27 का। 2027 में जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए जाने माने बहुत अच्छे टीचर कैश आलम सर जी हमारे साथ होंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। ऑफलाइन मोड में ये बैच रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, ठीक है। 10 AM to 2 PM ऑफलाइन मोड में क्लासेस रहेंगी। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 2026, 5 जनवरी 2026। इंटरेस्टेड हैं आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, सेंटर पे कनेक्ट कर सकते हैं और इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। देयर आर मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन यूपीएससी फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री को हम एक अलग सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट टू द नंबर, ओके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपने आप को अपना हौसला बुलंद करके रखिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमां को छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह गिर जाने की। ओके तो जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटीज है ना हमारे अंदर कि हम अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, मैं पेरेंट्स को कैसे डील करूंगा, फ्रेंड्स से क्या बोलूंगा, ये जो हमारे अंदर की जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटीज होती है, अनिश्चितता का जो भय होता है, उसको आपको साइड रखना होगा, ठीक है। उन्हें नहीं होती परवाह गिर जाने की, जो रखते हैं हौसला आसमां को छूने का, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए प्लीज प्लीज अपना हौसला बुलंद रखिए, ठीक है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो। आने वाला 2026 जो है आपके लिए बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लेकर आए, सक्सेस लेकर आए। में आप एग्जामिनेशन में सक्सेस हासिल करें। इस नोट के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।